को भी मैनेज। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में एक ऐसे मुद्दे को बात करेंगे हम जिससे उत्तर प्रदेश सहित देश की राजनीति में एक तूफान आया, ये कहें कि पारा चढ़ गया सियासी। हम बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के, जो शुक्रवार को जब वो सोनभद्र जा रही थी, जहां एक जमीनी विवाद में 10 आदिवासियों की हत्या कर दी गई थी। आरोप है ग्राम प्रधान उनके लोगों ने फायरिंग करके 90 बीघा जमीन खाली कराने के लिए उन आदिवासियों पे फायरिंग की। 10 लोगों की मौत हो गई, काफी लोग इसमें घायल हैं। जो बनारस स्थित बीएचयू के पॉलिट्रोमा और डिफरेंट वार्ड्स में एडमिट है। प्रियंका गांधी पहले बनारस गई थी, जहां बीएचयू में उनसे मुलाकात करके उसके बाद सोनभद्र के उस तहसील और गांव में जा रही थी जहां यह वाकया हुआ। लेकिन सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को यह बताकर कि दिक्कत आ सकती है, प्रियंका को वहीं पे रोक दिया गया। जब वो जाने की जिद करने लगी तो उन्हें हिरासत में लिया। बस इसके बाद में क्या था, एक पूरे देश भर में कई स्थानों पर प्रदर्शन हुए। प्रदर्शन के साथ साथ धरने भी दिए गए। चले, लेकिन इसके क्या राजनीतिक मायने हैं? जिस क्षेत्र की प्रभारी महासचिव इलेक्शन के दरमियान बनाया गया था प्रियंका गांधी को, वह क्षेत्र सोनभद्र, वह भी प्रियंका गांधी के उसी एरिया में आते हैं जहां से उन्हें प्रभारी बनाया गया था। क्या उत्तर प्रदेश की 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की सियासत है, या वास्तव में कोई भी राजनेता किसी के आंसू पहुंचने कहीं भी जा सकता है? चले, इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, समीक्षक उपेंद्र राजपुरोहित साहब हमारे साथ हैं, भाजपा नेता विक्रम सैनी साहब हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं आपको एक बार मजमून दिखाऊंगा, फिर लौटते हैं हमारे पैनलिस्ट के पास। यूपी में सोनभद्र हत्याकांड में पीड़ितों से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरा मकसद पूरा हुआ, लेकिन अभी तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिला। ऐसे में सवाल यह भी है कि आखिर प्रियंका गांधी का मकसद क्या था। लेकिन जो भी हो, यूपी का सियासी पारा फिलहाल 7वें आसमान पर है। मामले को लेकर प्रियंका गांधी शुक्रवार को पीड़ितों से मुलाकात के लिए रवाना हुई तो मिर्जापुर के नारायणपुर में रोक लिया गया। तो वहीं मिर्जापुर के गेस्ट हाउस में गांधी कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गई और आखिरकार 24 घंटे के धरने से यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार दबाव में दिखी और प्रियंका गांधी की जिद के आगे यूपी की सरकार को झुकना पड़ा और पीड़ित परिवार की कुछ महिलाओं से मिलाया भी गया। इस दौरान गांधी ने पीड़ित गौड़ परिवार की महिलाओं से घटना के बारे में जाना और इस दौरान वो खुद कई बार भावुक भी दिखी। ये हादसा हुआ है, नरसिंहार हुआ है, लोगों की निर्मम हत्या हुई है, उनके साथ अन्याय हुआ है, बच्चे हैं, उनके माता पिता की हत्या की गई, आदिवासियों की जमीन छीनने की कोशिश की गई। प्रियंका गांधी ने धरना दिया तो यूपी की ही नहीं, दिल्ली से लेकर अन्य राज्यों तक सियासी पारा चढ़ता दिखा। राजस्थान में भी गांधी को रोकने के मामले को लेकर युवा टीम के साथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, लेकिन इस बीच भाजपा ने कांग्रेस पर जवाबी हमला भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे विवाद के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही कहा कि कांग्रेस के शासनकाल के दौरान वनवासियों की जमीन को एक सोसाइटी के नाम कर दिया गया था। योगी ने कहा कि सोनभद्र की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। 1955 से 1989 तक जमीन आदर्श सोसाइटी के नाम पर थी। इस जमीन को बाद में 1989 में बिहार के आईएएस के नाम कर दिया, जो गलत था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। गरीबों की पीड़ा पर राजनीति रोटियां सेकने जैसा है। कांग्रेस को इस परहेज से, कांग्रेस को इससे परहेज करना चाहिए। मामले को लेकर अब कांग्रेस प्रियंका गांधी में एक बार फिर इंदिरा गांधी की छवि देख रहा है। तो वहीं सोशल मीडिया दादी इंदिरा गांधी के नक्शे कदम पर बेलछी नरसंहार के साथ भी जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के जरिए 10 लाख का अनुदान हर परिवार में जहां पे एक हत्या हुई है, मृतक परिवार को अनुदान मिलेगा। लेकिन इस बीच सियासी सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस योगी का यूपी में विकल्प प्रियंका में देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। आखिर मिर्जापुर के नारायणपुर में रोकने के बाद प्रियंका गांधी रुकी रही वहीं पे और रात भी वहीं निकाली। वो जहां हिरासत में लिया वहीं बैठा दिया गया। जिस गेस्ट हाउस में ले जाया गया उन्हें, वहां बिजली गुल हो गई और बिजली के बाद कांग्रेस का आरोप है कि पानी भी रोक दिया गया। ऐसा सरकार ने किया है।
खैर चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ इस वक्त श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। प्रियंका गांधी आदिवासियों से जब मिलने गई उन्हें रोका गया, हालांकि 2 परिवारों से मिलने में सफल रही और उन्होंने कहा कि मेरा मकसद पूरा हुआ। इससे किस तरह का मकसद था प्रियंका का? ये देखिए योगेंद्र जी, हाल ही में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो उन्हें उत्तर प्रदेश की प्रभारी के रूप में और जनरल सेक्रेटरी तो हैं कांग्रेस की जिम्मेदारी दी थी। अब क्योंकि आज की स्थिति में जब होता है कि आपको जब प्रभारी बना दिया जाता है और अब चुनाव में जो भी परिणाम मिले वो बात अलग है, लेकिन जो घटना हो रही है फिर वाराणसी से लगते हुई चीज़ों पर हो रही है, जिससे कि सीधा प्रधानमंत्री और बाकी चीज़ों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अब क्योंकि जिस प्रकार की घटना घटी है, 1900 पुरानी घटना अगर देखी जाए तो कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने 90 बीघा जमीन अलॉट की थी। उसके बाद बीच में इन्होंने कहा है कि 1955 में हुई थी, फिर उसके बाद जो 1979 में ये IAS अधिकारी को बेच दी गई थी और 1917 सोसाइटी को अलॉट हुई थी। फिर उसके बाद ये अब 1917 में प्रधान जो वहाँ के हैं गांव के यज्ञदत्त ने आपस में विवाद हो गया आदिवासियों के बीच में, तो उनके लोगों ने गोलियां चलाई और उसमें जिस प्रकार से 10 आदिवासियों की डेथ हो गई और बाकी काफ़ी घायल हुए और फिर राजनीतिक तौर पर काफ़ी कसावट आ गई। और ये भी कहा जा सकता है कि योगी जी ने 29 लोगों को हिरासत में भी लिया है, जो कि खुद प्रधान में शामिल है। माहौल निश्चित रूप से कहा जा सकता है तनावपूर्ण होता है जब आप देखिएगा कि इसी क्षेत्र में 10 लोग मारे जाएं और काफ़ी घायल हो जाएं और फिर दूसरे पक्ष को अगर अरेस्ट कर लिया जाए तो गांव में एक अलग तरह का माहौल तो बनता है। अब क्योंकि आप राजनीतिक तौर पर ऐसे जाएं, चुपचाप जाके मिल के आए तो अलग बात है। आप ये ऐलान करके जाएं कि मैं तो जा रही हूँ आदिवासियों के मिलने जाऊंगी और पीड़ित परिवार से मिलने, उन्होंने अस्पताल में तो उनको मिलवाया गया लेकिन गांव में नहीं जाने दिया। गांव में नहीं जाने का देने का कारण कई बताया कि सरकार चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, किसी भी हो, लॉ एंड ऑर्डर का निश्चित रूप से कोई ना कोई मसला आता है और लॉ एंड ऑर्डर का मसला आता है तो देखिएगा इससे पहले भी राहुल गांधी जब भट्टा में जब हुआ था वहाँ पर अलीगढ़ में, जो फिर उसके बाद गए थे तो वहाँ पे भी काफ़ी हुआ था। तो इस प्रकार से कल जिस प्रकार की घटना घटी वो उनको हिरासत में लिया गया। निश्चित रूप से उन्होंने बाकायदा उन्होंने कहा मैं जमानत नहीं लूँगी क्योंकि मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं तो वहाँ मिलना चाहती थी। तो उनको वहाँ के पास में गेस्ट हाउस में ले जाया गया। अब उनका आरोप है कि बिजली काट दी गई, पानी नहीं दिया गया, व्यवहार ठीक नहीं था। अब क्योंकि मेरा मानना ये था कि उनकी एसपीजी उनके साथ होती है तो उनका इस तरह का व्यवहार होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि उनका ध्यान हर पल पे, क्योंकि कोई भी अगर अंधेरा है तो कोई भी घटना घट सकती है। इसलिए ये अब किस स्थिति में क्या कारण रहे मुझे नहीं पता, कितनी देर तक बिजली गुल रही क्या रही, रिपोर्ट हमारे पास नहीं है, लेकिन ये गंभीर मुद्दा तो बनता है क्योंकि मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, अगर एसपीजी जिसके पास होती है, पूर्व प्रधानमंत्री का परिवार है, उसको निश्चित रूप से सुरक्षा व्यवस्था देनी पड़ती है, चाहे हिरासत हो चाहे कुछ भी हो, ये ध्यान तो रखना पड़ेगा। वो क्योंकि आप देखिएगा कि वहाँ पर 4 लोगों को निलंबित भी किया है जो पुलिस से संबंधित हैं, वहाँ के जो जिम्मेदार थे, जिसमें थाने का सीआई भी है और बाकी 4 पुलिस वाले भी हैं, उनको निलंबित भी किया है इस मामले में। घटना तो निश्चित रूप से कही जा सकती है दर्दनाक है, ऐसे वर्ग के साथ है जो कि हर वही वोट लेना उसको पसंद करता है। तो ये निश्चित सियासी तो था सब चीज, लेकिन किसी भी चीज को आप क्योंकि क्या घटित हो जाएगा इसको रोकने के लिए वहाँ का शासन होता है, उसको होता है कि वो क्या करे, हिरासत में लेने के अलावा और कोई काम होता नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा हुजूम नहीं होगा, नहीं तो हिरासत में भी नहीं ले सकते थे, बहुत अलग स्थिति घट जाती। तो मेरे को लग रहा है कि क्योंकि वो अपने आप को जब 2022 के विधानसभा के चुनाव फिर वापस से होंगे उत्तर प्रदेश में, तो कांग्रेस की स्थिति संगठन तौर पर किस तरह से मजबूत हो, तो वो जिस प्रकार से काम कर रही है, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से कांग्रेस का जो स्थिति आज है वो तो सुधार होगी, क्योंकि पहले 2 थी, अब 1 लोकसभा क्षेत्र आपके पास है और विधानसभा में बहुत ज्यादा आपके पास कुछ है नहीं, लेकिन आप धरातल तैयार करने के लिए नेता को निश्चित रूप से सक्रिय रहना पड़ता है और सक्रियता दिखेगी तो निश्चित रूप से दूसरी पार्टी अभी आऊंगा आपके पास, वापस आऊंगा। मैं एक बार विक्रम जी के पास जाना चाहूंगा। विक्रम जी, किस तरह से देखते हैं प्रियंका गांधी ने अपने गांधीगिरी अंदाज में, जैसे कहना है कि गांधी
को फॉलो करती हैं वो, और उसी अंदाज में उन्होंने जहां उन्हें रोका वहीं पे बैठ गई। योगेश जी, सोनभद्र में जो भी घटना हुई है वो बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना है, और ऐसी घटनाओं की जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। दूसरी बात, अगर उत्तर प्रदेश सरकार की माननीय योगी आदित्यनाथ जी की बात करें तो उन्होंने खुद आगे आकर इन कड़े शब्दों में इनकी निंदा की है और सख्त से सख्त कार्यवाही करने की उन्होंने जो वादा किया उस पे उन काम को उन्होंने अंजाम भी दिया है। 29 लोग अब तक इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। जो पुलिस अधिकारी जिनकी लापरवाही थी उन 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो सरकार हो या प्रशासन हो अपना काम इसमें कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस के जो कांग्रेस सचिव हैं प्रियंका गांधी जी, उन्हें सिर्फ राजनीति करने के लिए ही वहां पे पहुंची है। जब प्रशासन अपना काम कर रहा है, सिस्टम अपना काम करके वहां की जो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे समय पे वहां पे सिर्फ एक राजनीति के लिए पहुंच जाना और एक चुनावी मुद्दे के तौर पर अपने स्थान या अपनी जमीन तैयार करना तो सरासर बहुत ही निंदनीय काम कहना पड़ेगा। आप देखिए प्रियंका गांधी जी का एटीट्यूड क्या था। वो 2 लोगों से मिलने के बाद उनका स्टेटमेंट आता है कि मेरा तो मकसद सफल हो गया। उनका मकसद क्या था? क्या वो पीड़ित परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त करना चाह रही थी कि क्या कोई राजनीतिक जमीन तलाश करना चाह रही थी? और आज तक के अगर इतिहास में देखें तो पश्चिम बंगाल में इतनी घटनाएं हो गई और पूरा हिंदुस्तान ने देखा था कि 1984 में सिख दंगों के दौरान क्या हुआ था। तो कितनी जगह गांधी परिवार ये लोग पहुंचे, लेकिन एक सियासत को बचाने के लिए राहुल गांधी जी तो इस्तीफा देके बैकफुट पे जा चुके हैं, लेकिन गांधी वही कांग्रेस की स्थिति दोबारा हो रही है कि गांधी परिवार के अलावा उनके पास कोई व्यक्ति नहीं है, चेहरा नहीं है। इसलिए फिर से प्रियंका गांधी जी आगे आकर उस चीज को भुनाने का प्रयास कर रही हैं। और ये जो राजनीति हो रही है, अगर गैर भाजपा शासित राज्यों में अगर योगी जी को रोका जाता है और ये बोला जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था इनसे खराब होती है, तो निश्चित रूप से दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। प्रियंका गांधी के भी जाने से, एक जन सैलाब के साथ जाने से या लोगों के साथ जाने से वहां की भी व्यवस्थाएं प्रभावित होती हैं। तो निश्चित रूप से राजनीतिक मुद्दा है और प्रशासन अपना काम कर रहा है। चलिए उपेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। प्रियंका गांधी का वहां जाना, रात भर धरना देना, किस तरह से देखते हैं एक समीक्षक की नजर से? देखिए सर, लोकतंत्र के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष होता है। अभी देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यूपी में भी स्थानीय तौर पर बीजेपी की सरकार है। निश्चित तौर पर जो ये घटना हुई है नरसंहार की, ये अपना आप में एक बहुत बड़ी विभत्स घटना है और इसके लिए विपक्ष के किसी बड़े नेता का वहां जाना लोकतंत्र का एक आधार है। वहां जाना भी चाहिए, उनके साथ संवेदना व्यक्त करनी चाहिए और अपनी उस नैतिक दायित्व को राजनीतिक स्तर पर जोड़ें या सामाजिक स्तर पर जोड़ें, ये अपनी अपनी सोच है। लेकिन वहां प्रियंका जी का जाना अपने आप में एक अपनी समाज के प्रति उनका जो दायित्व है उसका निर्वहन था। और उसके विपरीत स्थानीय प्रशासन द्वारा जिस प्रकार से उनको रोका गया, उनके धरने पर बैठने के दौरान पानी की व्यवस्था न करना, लाइट तक काट देना, ये एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या है। और देश का समझदार नागरिक सरकार लोकल प्रशासन की इस व्यवहार की भर्त्सना निश्चित रूप से करेगा। यदि प्रियंका जी का वहां जाना गलत है, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है, तो मैं जिक्र करूंगा राजस्थान में अलवर कांड के दौरान जब राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को सारी जितनी भी सरकारी योजनाओं के माध्यम से या अपने अधिकार क्षेत्र के माध्यम से जो भी घोषणा की जानी थी कर दी गई थी, उसके बावजूद राजस्थान में बीजेपी सरकार के नेताओं द्वारा जो ड्रामा 5-7 दिन राजस्थान में किया गया और पूरे देश के अंदर एक अराजक माहौल पैदा कर दिया गया कि राजस्थान के अंदर तो पता नहीं जंगली शासन हो गया है। तो ये दोहरी नीति जी, अगर ठीक है तो ये बात करें कि दोहरी नीति अपनाई जा रही है। अगर योगी आदित्यनाथ बंगाल में या दूसरे राज्यों में पहुंचते हैं तो वहां पे ये कहा जाता है कि सिचुएशन बिगड़ सकती है, सांप्रदायिक स्थितियां बदल सकती हैं। तो दोहरे मापदंड की बात बीजेपी कर रही है कि दोहरे मापदंड क्यों? दोहरा मापदंड बीजेपी खुद अपना रही है। कैसे? आप देखिए कि जब इस वक्त जब प्रियंका जी यूपी गई, सोनभद्र गई, तो वो इसको ड्रामा करार दे रहे हैं। और राजस्थान के अंदर सेम ऐसी घटना होती है, जबकि वहां तो मैं ये कहूंगा कि हत्या नहीं हुई थी, एक रेप हुआ था और जो भी वो एक तात्कालिक घटना थी, कोई प्रायोजित नहीं था। उसको लेकर के जिस प्रकार से बीजेपी ने 5 दिन तक ड्रामा किया और अभी जो सरदार शहर कांड है उसमें विधानसभा के अंदर जो इस प्रकार का विधानसभा के बाहर जो बीजेपी के द्वारा ड्रामा किया जा रहा है, तो ये दोहरी नीति तो इनकी है।
मेरा ये कथन कांग्रेस को क्लीन चिट नहीं दे रहा है। कांग्रेस ने भी पूर्व में ऐसी गलतियां कहीं की होगी, लेकिन वर्तमान में बीजेपी का ये चरित्र एक आदर्श चरित्र का प्रमाण नहीं दे रहा है। हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में जब अमित शाह ऐसे दौरों पर गए थे तो वहां निश्चित रूप से उनको ठीक है लोकल पार्टी द्वारा विरोध किया गया, लेकिन उन्होंने बहुत ही ढंग से वहां पर अपने आप को रिप्रेजेंट किया। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत है। देश की पार्टी है, देश के किसी नागरिक के साथ, किसी समुदाय के साथ, किसी समाज के साथ में यदि कहीं पर अन्याय हुआ है तो विपक्ष में बैठी पार्टी निश्चित रूप से संवेदना प्रकट करने जा सकती है। ये उनका दायित्व है, इससे उस परिवार को संबल मिलता है। चलिए मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में, अभी श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी, एक चीज मुझे बताइए कि पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद जब यूपी की परंपरागत 2 सीटें तो लगातार जीत रही थी, रायबरेली और अमेठी, लेकिन अमेठी लूज भी कर गई अब, तो उसके बाद क्योंकि 2022 में वहां विधानसभा चुनाव है, प्रियंका के इस तरह से एक्टिव रहने से, लोगों के पास जाने से, घटनाक्रम को तुरंत उसको कैप्चर करने से, क्योंकि मायावती और अखिलेश दोनों से आगे निकली हैं इस मामले में, तो वहां के कार्यकर्ताओं में जो एक निराशा का माहौल है, क्या वास्तव में कुछ जोश फूंक पाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से उनका नेता अगर के बीच में आता है और राष्ट्रीय स्तर का नेता होता है तो हलचल तो होती है, संगठन में भी होती है, कार्यकर्ताओं के बीच में भी होती है, और ये बताने का प्रयास भी करते हैं देखिए हमारा नेता हमारे साथ आया है, तो उनका मनोबल बढ़ता है निश्चित रूप से। आज पूरे देश में उनके समर्थन में धरने प्रदर्शन हुए, जैसे कि पहले बार भी देखा होगा कि बीजेपी ने भी एक बार अगर लोकतंत्र बचाओ और सब कुछ करो उसके लिए पूरे देश में, ये सब क्या है कि सिंबॉलिक होता है और दिखाने का प्रयास होता है कि हम अब, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने जिस प्रकार का एक्शन तो ले लिया, सारी बातें कर ली, लेकिन क्योंकि ये जरूरी है कि उस परिवार के लोगों का, उस समाज, उस वर्ग के लोगों को, उस परिवार से इतना ज्यादा लगाव नहीं होता है, उस समाज के लोगों की वोट की राजनीति निश्चित रूप से आती है सामने। आपको वहाँ मिलना जाने के लिए आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्रों में जिस प्रकार का माहौल, लोगों का 10 का मरना और बहुत सारे घायल होना, उसके बाद सरकार का एक्शन होना, सब कुछ है, लेकिन ये बात सही है कि प्रशासनिक व्यवस्था ठीक नहीं थी। यही कारण है कि वहाँ के एसडीओ को, आपके बाकी लोगों को सबको निलंबित करने का सरकार को मजबूर होना पड़ा। मतलब दबाव तो बनता है बहुत सारी चीजों में। अब कुछ और भी है कि उस परिवार को अब तक सहायता कितनी मिली मुझे नहीं पता, लेकिन सहायता कितनी मिलेगी ये राहुल प्रियंका के जाने से कुछ चीजें आएगी सामने। निश्चित हो भी सकता हो कि उन्होंने कोई मांग पत्र भी उनको सीएम को या बाकी वहाँ के कार्यकर्ताओं ने कुछ भेजा हो, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में एक यही तो खूबी होती है। लोकसभा चल रही है अब, क्योंकि मंडे को लोकसभा में मामला भी आएगा सामने और वो लोग उठाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि देखिएगा कि यूपी फ्राइडे को जैसे पता लगा कि प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी है, उसके बाद भी हंगामा रहा। और हंगामा तो अब क्योंकि देखिएगा उस समय तो नहीं, अब क्योंकि एक प्रक्रिया होती है लोकसभा में भी, कुछ किसी न किसी के माध्यम से उस चीज को लाएंगे हाउस में और उस पर फिर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। हो सकता हो कि सरकार इस बात को मान करके सो मोटो अपना बयान दे दे, और उसके बाद हो सकता है बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे अपने हाउस में भी देखा होगा क्या होता है, तो चला करके भी सरकार ऐसा कर सकती है कि ये तो मुद्दा बनाएंगे और मंडे को जैसे ही कहें कि हाँ हम सरकार स्थिति, पूरी स्थिति गृह मंत्री जी वहां बता सकते हैं और सब बातें हो सकती हैं। तो निश्चित रूप से राजनीतिक तौर पर प्रियंका का यह कदम कहा जा सकता है कि कांग्रेस को ऑक्सीजन देने का काम करेगा, क्योंकि स्थिति अच्छी नहीं है उनकी। उस स्थिति को सुधारने के अंदर अगर बड़ा नेता निश्चित रूप से लग करके काम करता है, क्योंकि उनके प्रदेश अध्यक्ष तो अभी सक्रिय है नहीं, राजभर तो पार्टी छोड़ के उन्होंने कहा कि मैं तो इस्तीफा देता हूँ। अब उनका इस्तीफा स्वीकार हुआ नहीं हुआ, लेकिन ये कहना पद से इस्तीफा, हाँ खुद से पद से, क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्य तो उत्तराखंड से है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि प्रियंका गांधी का ये निश्चित कदम राजनीतिक तौर पर कांग्रेस को कुछ न कुछ दे पाएगा और वहाँ के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का मनोबल बढ़ाने में मदद करेगा। और ये भी बात है कि जो सरकार है योगी जी की, योगी जी इस बात को सतर्क हुए होंगे, और क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस ने इसका जिस प्रकार का राजनीतिकरण, जिस प्रकार से वो अपना पार्टी का और उस चीज को पूरे देश में उजागर करने में सफल हुई है, तो क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि अगर
प्रियंका नहीं जाती तो इस घटना को इस तरह से हाइप नहीं मिल पाती। ये बात सही है। तो एक तरह से उस घटना के ऊपर ध्यान सीधे तौर पर राज्य सरकार का जाना। मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये बात है कि जिस दिन 17 जुलाई को घटना हुई थी, 17 को चैनल्स पे, 18 को पेपर्स में भी आई, लेकिन आज जो जगह प्रियंका गांधी के धरने को मिली है, किसी भी पेपर में आप देख लीजिए, वो उस घटना को उस रूप से नहीं मिली कि 10 आदिवासियों की हत्या कर दी गई, गोलियां मार दी गई, कितने लोग उसमें घायल हैं, ग्राम प्रधान जो थे उनके इशारे पे सब कुछ हुआ। तो प्रियंका गांधी का वहां उपस्थित होना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो 10 आदिवासियों की मौत हो गई, वो मामला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कि घटना हो गई, हाँ, उस घटना को लेकर के प्रियंका गांधी ने धरना दिया, वहां मिलने का प्रयास किया, तो वो घटना तो हो चुकी, ये घटना घटित हो रही है, क्योंकि वो उनका कैडर निश्चित रूप से कहा जा सकता है पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य हैं, और उनको जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था और जो कुछ जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस की है, तो एक परिवार, बड़ा परिवार है, यूपी से जुड़ा हुआ परिवार है। क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि अगर आने वाले भविष्य में जो भी चीजें हो रही है, 2022 का चुनाव है, निश्चित रूप से योगी जी को चिंता का विषय होना चाहिए, चिंतित होना चाहिए कि कांग्रेस अभी से सक्रिय हो गई है। अब उनको निश्चित रूप से मायावती और अखिलेश के साथ साथ कांग्रेस को भी देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें सियासत के रूप में है, और आदिवासियों के वोट को लेकर के सारा मामला है। मैं कह सकता हूँ कि ये कांग्रेस के लिए एक शुभ संकेत तो माना जाना चाहिए कि घटना ऐसी है, उस पर सबको, मायावती नहीं गई, अखिलेश नहीं जा पाए, ये तत्काल जाकर के जिस प्रकार की उनको दिलासा देना, ढांढस बनाया, तो उनको लगता है कि मेरे को गांधी परिवार ने हमको पूछा है, और वो आदिवासी क्योंकि गांधी परिवार से समर्पित है, पूरे वोट मिलते हैं, तो ये सारा घटनाक्रम को कहना चाहिए कि कांग्रेस को अगर जीवित करने के लिए राहुल गांधी को भी सद्बुद्धि आ जाए और वो वापस से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल करके लोगों के बीच में जाना शुरू करे, तो पार्टी का जो निराशाजनक की स्थिति पूरे देश में छाई हुई थी, निश्चित रूप से उस पर कुछ अंकुश लग पाने में सफल हो पाएंगे। चलिए, श्याम जी ने काफी बात कही है, और 2022 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये पहल कही जा सकती है, लेकिन वक्त बहुत लंबा है। अभी करीब 2.5 साल बाकी हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में। तब तक क्या होता है, किस नजरिए से क्या बदलाव होंगे, कहना बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन यह अवसर की बात है, राजनीति में अवसर आपको बुनाने हैं, और अगर अवसर नहीं बुना पाए तो आप पिछड़ जाएंगे। श्याम जी का सीधा कहना है कि प्रियंका गांधी ने आदिवासियों के बीच में जाकर, देखिए ये अवसर इस वजह से मैं कह रहा हूं, कोई इंतजार नहीं करता कि ऐसी घटना होनी चाहिए, अवसर बहुत सारे मिलते हैं, किसी के सुख दुख सब तरह के अवसर होते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में आपका IQ का पता इससे चलता है कि आप किस घटनाक्रम को किस तरह से भापते और कितनी जल्दी उस पर अपना, ये कहें कि एक तरह से रिएक्शन आता है कि आप उनके बीच जा रहे हैं, आप मिल रहे हैं, ये एक बड़ा मायने रखता है। ये कोई ऐसा नहीं कि केवल कांग्रेस से प्रियंका गांधी गई हैं, पहले बहुत सारे नेता गए हैं, बीजेपी के नेता भी जाते हैं, और नेता भी जाते रहते हैं। ये एक वक्त की बात होती है, और आप उसे किस तरह से कैप्चर कर सकते हैं, ये बड़ी बात है आपके लिए। हालांकि इलेक्शन में भी दूरी है, इलेक्शन दूर है, लेकिन उससे पहले प्रियंका गांधी का यह कदम सियासी गलियारों में इस बात की धूम मचा रहा है कि सही समय पर सही वार किया है प्रियंका गांधी ने। खैर चलिए, अब इस वार के मायने क्या वास्तव में अखिलेश और मायावती को एक बार फिर से एकजुट करा सकते हैं, या फिर प्रियंका गांधी को साथ में ले सकते हैं, होगा क्या, ये बहुत भविष्य की बातें हैं। लेकिन फिलहाल तात्कालिक जो घटनाक्रम है उसे कांग्रेस ने भुना लिया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी के सोनभद्र यात्रा के दौरान उन्हें हिरासत में लिया गया, और हिरासत से हालांकि छोड़ दिया गया है, लेकिन पूरे 24 घंटे के इस घटनाक्रम में प्रियंका गांधी धरने पे भी बैठी। जिस गेस्ट हाउस में पुलिस लेके गई थी वहां की बिजली गुल हो गई,
अब कांग्रेस का आरोप है कि सरकार के इशारे पे सब कुछ हुआ है, लेकिन प्रियंका गांधी टस से मस नहीं, वहीं अपने कार्यकर्ताओं के साथ गेस्ट हाउस में ही बत्ती गुल के बीच ही बैठी रही। कहा जाता है कि पसीने पसीने होने के बावजूद भी प्रियंका बैठी रही, पानी नहीं दिया गया वहां, और यह भी सरकार के इशारे पर बंद कर दिया गया। खैर, मुद्दा यह है कि प्रियंका गांधी की इस आक्रामक उपस्थिति से क्या कुछ असर पड़ेगा प्रदेश की राजनीति में, कार्यकर्ताओं में जोश आएगा। अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया जाता है या कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ने में सक्षम होती हैं प्रियंका गांधी, तो आने वाला चुनाव को वो बड़ा रोचक बना सकती हैं। एक बार फिर मैं विक्रम सैनी जी के पास जाना चाहूंगा। विक्रम जी, श्याम जी जैसे बहुत सारे समीक्षक और वरिष्ठ पत्रकार हैं जो ये कहते हैं कि प्रियंका गांधी ने एक सियासी दाव खेला है एक तरह से वहां जाना। देखिए, हमदर्दी के भी मायने होते हैं। हमदर्दी अगर किसी के प्रति जताने जा रहे हो या फिर आपकी उपस्थिति के बाद में, मुझे जो लगता है अगर प्रियंका गांधी वहां जाकर के वापस निकल लेती तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई तूफान मचता। लेकिन अब जिन लोगों को मालूम नहीं था उन्हें भी एहसास हुआ कि अच्छा, प्रियंका गांधी को वहां रोका गया। योगेश जी, देखिए इनकी स्थिति क्या हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो तो किसी भी मुद्दे को लेकर विदेश यात्रा पर बाहर छुट्टियां मनाने निकल जाते हैं। कांग्रेस अपने सबसे बुरे दिन देख रही है। प्रियंका गांधी जी की अगर आप बात करें तो प्रियंका गांधी जी महासचिव की घोषणा निश्चित रूप से पिछले चुनावों के दौरान हुई है, लेकिन पिछले 15 सालों से वो पूरी तरह से यूपी के अंदर और अनेक भागों के अंदर पूरी तरह सक्रिय रही। यूपी में अमेठी और रायबरेली के चुनाव तक वो संभालती थी। लेकिन आप देखिए कि उसके बाद में क्या हुआ। गांधी परिवार हो या कांग्रेस हो, वो अपना विश्वास देश की जनता से बिल्कुल पूरी तरह से खो चुकी है। ना तो लोग उनकी कथनी में विश्वास करते हैं, ना उनकी करनी में लोगों को विश्वास रहा है। लोग ये बात मान चुके हैं कि हर चीज को राजनीतिक मुद्दे के तौर पे देखना। आप टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाके खड़े हो जाते हैं, आप देशद्रोहियों के साथ खड़े हो जाते हैं। जब अगर हकीकत में संवेदना है तो राजस्थान में इतने जो विषय हुए हैं, राजस्थान में अगर दलित उत्पीड़न की बात करें तो 74% जनवरी के बाद में पहुंच चुका है। राजस्थान में बालिकाओं के ऊपर जो बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, नहीं एक घटना में वो पहुंचे थे जहाँ पे आज थाने के अंदर जो कुछ भी सरदारपुरा के अंदर जो कुछ भी के वक्त में अगर थाने के अंदर बलात्कार हुए और एक हत्या तक भी हुई है। तो राजस्थान की भी अगर स्थिति को अगर आप देख लिया जाए तो राजस्थान की बद से बदतर स्थिति हो चुकी है। अगर उनका शासन होता तो वो अशोक गहलोत जी को या सचिन पायलट जी को यहाँ शासन करने देते। हर दूसरे दिन उन्हें दिल्ली में उपस्थित होकर दोनों के समझौते करवाने पड़ रहे हैं। ये स्थिति उनके पूरे प्रदेश में हो सकती है। यूपी में अब तक वो प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा तक नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा नहीं कर पा रहे, वो बता नहीं पा रहे कि उनका इस्तीफा हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो कांग्रेस पार्टी ये जो कुछ भी कर रही है राजनीति के तहत कर रही है, और निश्चित रूप से यूपी की जनता और भारत की जनता अब उन पे विश्वास खो चुकी है। ना उनके पास अभी कोई धरातल बचा है। सिर्फ राजनीतिक मुद्दों पे कुछ देर के लिए वो एक बार फ्रंट में आते हैं, फिर उनको वापस पता नहीं होता और जनता उनको ढूंढती रहती है कि इस समय उनके अध्यक्ष कहाँ हैं, उनकी महासचिव कहाँ हैं। तो कांग्रेस पार्टी को अगर निश्चित रूप से कुछ करना चाहती है तो संवेदना के साथ जनता के बीच में जाइए और कुछ धरातल पे कुछ काम कीजिए। तो ये काम वैसा नहीं नजर आ रहा आपको? अभी जैसे 10 आदिवासियों से मिलने के लिए गई हैं, योगी आदित्यनाथ नहीं गए, कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं पहुंचा उनके बीच में जाने के लिए। प्रियंका गांधी अगर जा रही हैं वहां के लोकल लीडरशिप से भी पहले, तो निश्चित रूप से एक प्रियंका की उपस्थिति वहां एक हलचल पैदा करती है। ये लगातार ये बात मीडिया की ओर से कही जा रही है। नहीं, आप देखिए कि यूपी सरकार जो कर सकती थी, उन्होंने उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की, उनको सस्पेंड किया। उन्होंने जिन्होंने घटना को अंजाम दिया उसमें से 29 लोगों को गिरफ्तार किया। मृतकों को 5-5 लाख रुपए की जो आर्थिक सहायता जो एक समय दी जा सकती थी, तुरंत प्रभाव से वो देने की घोषणा की। एक बात और जानना चाहूंगा विक्रम जी, में घटना रोकी नहीं जा सकती क्योंकि देखिए एक जमीनी विवाद था। ये था नहीं कि कोई सरकार की उपस्थिति के दौरान सब कुछ हुआ है, ये कहीं पे भी हो सकती है ये घटना, इनको रोका नहीं जा सकता। उसके बाद आता है सरकार का कदम। सरकार ने जो कदम उठाया, आप बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट है, आप संतुष्ट है उससे। लेकिन एक सवाल यहां उठेगा कि अगर ऐसी ही घटना किसी दूसरे राज्य में कहीं होती है, क्योंकि घटना अगर मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक उनकी तरफ से की जाए तो समझ में बैठता है कि हाँ, ये घटनाक्रम को अंजाम इन लोगों ने दिया, जो उनसे इस तरह की एक उम्मीद नहीं हो सकती है कि हाँ, ये ऐसा घटनाक्रम को अंजाम भी दे सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जबकि सरकार
किसी भी घटनाक्रम के हाथ के हाथ एक्शन प्लान भी बनाती है, इसको अरेस्ट करना है, इसको मुआवजा देना है, लेकिन फिर भी सियासी रंगत क्यों जमी रहती है? अभी आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो कर सकते थे सारे काम किए, ऐसे ही घटनाक्रम कहीं होता है तो पूर्ववर्ती सरकार, वर्तमान सरकार, दूसरी पार्टी की सरकार सब काम करते। जैसे भी आपने जिक्र किया थानागाजी का, थानागाजी की जो घटना हुई, घटना के बाद में राहुल गांधी आए, मुख्यमंत्री जो अपना ओर से कर सकते थे वो किया उन्होंने। तो अभी क्या लगता है कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए? योगेश जी, दोनों विषय को आपको देखना होगा। थानागाजी के अंदर जो कुछ हुआ, 7 दिन तक उस परिवार की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की जाती है। चुनाव के मद्देनजर सरकार के जो अधिकारी हैं वो उस विषय को छुपा के रखते हैं और पूरे मामले पे एफआईआर तक दर्ज नहीं करते हैं। क्या एक सीआई इतना पावरफुल हो सकता है कि वो सामूहिक बलात्कार की घटना को छुपा सके? या एसपी था, निश्चित रूप से वो राजस्थान के घर, उनको सस्पेंड किया गया, लेकिन बाद में किया गया जब मुद्दा उछला, उस समय तो घटना के बाद ही होगा सस्पेंड तो। लेकिन निश्चित रूप से 7 दिन तक इसलिए नहीं किया गया कि आप देखिए वो स्थिति क्या थी। उस दौरान चुनाव चल रहे थे और उनको लग रहा था कि चुनाव इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो एक थानेदार और एक एसपी की तो इतनी नहीं था कि वो मुकदमे को दर्ज नहीं करते, एफआईआर लॉन्च नहीं करते। निश्चित रूप से राजस्थान का शीर्ष नेतृत्व, चाहे गृह मंत्री या मुख्यमंत्री या और संबंधित शीर्ष जो पदाधिकारी थे, उनको इस बात की जानकारी निश्चित रूप से थी और ये योजनाबद्ध तरीके से रोका गया काम था। उसके बाद में जो भी मामला उछला, उसके बाद तो सरकार ने अपनी, जब भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया और जब दबाव बना तब सरकार ने कोई कार्रवाई की। यूपी के अंदर और उन दोनों स्थितियों में सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन राजस्थान में तो सरकार स्वयं उस सारे विषय में शामिल थी। आप देखिए कि राजस्थान के अंदर जो सूरजगढ़, वहां सरदार शहर में हुआ, वहां पे पुलिस प्रशासन खुद शामिल है। उन पे बलात्कार के जुर्म लग रहे हैं, एक आदमी का मर्डर हो गया, एक दलित महिला पे बलात्कार का मामला चल रहा है। तो जहां पे प्रशासन खुद इन्वॉल्व है, जहां पे सरकार मामले खुद छुपाना चाह रही है, तो दोनों विषय के अंदर आपको इन बातों को अलग अलग करके देखना होगा। तो राजस्थान में बात करें, और राजस्थान में आप देखिए कि पहले दिन से सिलसिलेवार घटनाएं होती जा रही हैं। एक घटना हुई, सरकार ने कार्रवाई की, तब तो ठीक है, लेकिन आप देखिए हर दूसरे दिन हम नई विषय, दूसरे दिन नए बलात्कार की घटना, डकैती। एक तरफ बजरी माफिया पुलिस पे गोलियां चला रहे हैं, एक तरफ पुलिस अपने कैदियों की हत्या कर रही है। तो निश्चित रूप से इतना विवत्सक घटनाएं तो ना राजस्थान में ना कहीं हुई थी। बजरी वास्तव में एक नासूर बन गया है, और बजरी की समस्या अभी से नहीं है। बजरी की समस्या पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के टाइम पे बहुत बार उठाई गई, खूब मीडिया ने भी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन बजरी के हालात बेकाबू तभी से रहे। और ये लग भी रहा था कि बजरी चुनावी एक मुद्दा भी बन सकता है, क्योंकि बजरी, देखिए, अगर आपको मकान बनाना है तो बजरी या उसका कोई दूसरा आप उपाय ढूंढिए, उसका कोई ऐसा प्रोडक्ट लेकर के आइए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जब हम इस हाथ में बैठते हैं, यानी कि विपक्ष में बैठते हैं, तो नजरिया बदल जाता है। जब हम सत्ता की कुर्सी पर बैठते हैं तो स्थितियां बदल जाती हैं। यही बजरी की किल्लत को लेकर के आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता से लेकर सब लोग एक ही बयान देते थे कि जब कोर्ट ने स्टे कर रखा है, हालात ऐसे हो सकते तो क्या किया जा सकता है। क्योंकि आपको ध्यान होगा, हालांकि मुद्दा बजरी का इस वक्त चर्चा का नहीं है, लेकिन आपने जब बजरी का जिक्र किया है, सवाई माधोपुर में एसएचओ पे फायरिंग, चौथ के बरवाड़ा के अंदर एएसआई से लेकर इंस्पेक्टर से लेकर के सब लोगों के, डिप्टी एसपी की गाड़ी को टक्कर मार दी गई। ये आपके वक्त की बात बता रहा हूं। और बजरी खनन को रोकने के लिए कायदे से पुलिस होनी चाहिए थी, लेकिन आरोप ये लगते थे कि बजरी माफियाओं की गाड़ियों को आरएसी के कारगिट के साथ में निकाला जाता है। तो देखिए, ये हालात ऐसे हैं कुछ जिसपे पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके विचार करना चाहिए कि ऐसी स्थितियां क्यों बन रही थी। केवल आज हम विपक्ष में बैठ करके और सत्ता पक्ष की बात है, और सत्ता पक्ष में जो लोग आज बैठे हुए हैं उनको सिर्फ एक सत्ता की कुर्सी याद आती है, और अब ये नहीं दिखाई देता है कि हाँ वास्तव में ऐसा हो रहा है। वो दबाने की कोशिश की जाती है। ये इस वजह से मैं कह रहा हूं कि प्रशासनिक लवाजिम वोका होता है, सरकारों के चेहरे बदलते हैं, लेकिन ये बाध्य होना पड़ता है राजनीतिक दलों को कि क्या मजबूरी, आई डोंट नो, बट जो अधिकारी तोते की तरह उन्हें भरते हैं, सिर्फ बोला वही जाता है। ये कोई नहीं देखने की कोशिश करता है, चाहे पूर्ववर्ती सरकार रही हो चाहे वर्तमान सरकार रही हो। जो अधिकारियों ने रटी रटाई बातें कह दी, सिर्फ वो बोलना है। ये हकीकत में कोई जाकर के नहीं देखता है कि वास्तव में बजरी कहां से आ रही है। बजरी की किल्लत है तो बजरी की आपूर्ति कैसे होगी। जो ट्रक 18-20 हजार रुपए में आया करता था, 1.25 लाख रुपए में ट्रक आ रहा है सर, ये तो किसी से छिपी हुई नहीं है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिन पे ध्यान देना चाहिए। हालांकि हम बात सोनभद्र की कर रहे हैं,
कि जहां प्रियंका गांधी पहुंची और प्रियंका गांधी की उपस्थिति के बाद जिस तरह की स्थिति बनी। एक बार फिर मैं पुरोहित जी के पास जाना चाहूंगा। राजपुरोहित जी, आपके पास आना चाहूंगा। प्रियंका गांधी की इस तरह से आक्रामक उपस्थिति क्या 2022 के मिशन को उसका पहली सिद्धि कहा जा सकती है आफ्टर पार्लियामेंट इलेक्शन? देखिए, ये एक आकस्मिक हुई घटना है। इस घटना को हम चाहें तो 2022 के चुनाव से जोड़ें या 2024 के चुनाव से जोड़ें, वो एक अलग मुद्दा है। वर्तमान में जो परिस्थिति वहां पर बनी, 10 लोगों का एक साथ नरसंहार किया गया, ऐसी स्थिति में जो उनका एक दायित्व बनता था, मैं इसको एक दायित्व के निर्वहन के रूप में देखता हूं। अब इसके राजनीतिक मायने निश्चित रूप से निकलेंगे और वो इसका दूसरा पक्ष है। आप कहीं पब्लिक के साथ कनेक्ट होते हैं, उनकी समस्या के अंदर जुड़ते हैं, तो निश्चित रूप से पब्लिक का रिवर्ट आपके पक्ष में आएगा। और ये कांग्रेस के लिए अप्रत्यक्ष रूप से मैं ये कहूंगा कि एक जड़ी बूटी का काम निश्चित रूप से भविष्य में करेगी। इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। लेकिन वर्तमान में इसको उस नजरिए से देखना कि 2022 तक क्या ये मुद्दा रहेगा? 2.5 साल है। अब बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, उस दौरान ऐसी पता नहीं। लेकिन मैं दूसरी बात और जानना चाहूंगा आपसे। अभी कांग्रेस जिस निराशा के माहौल में है, खासकर उत्तर प्रदेश में, कभी उत्तर प्रदेश से कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, क्योंकि उस दौर में 85 सीट, जब अखंड उत्तर प्रदेश था, उत्तराखंड नहीं हुआ था अलग, 85 सीट हुआ करती थी और ये देखा जाता था कि 70-75 सीटें अकेले कांग्रेस ही दबा के बैठते थे वहां पे। एक दौर था कोई। और आज भी यही है कि उत्तर प्रदेश सत्ता की सिंहासन की सबसे बड़ी सिद्धि है कि जो उत्तर प्रदेश को पाट जाता है वो देश का प्रधानमंत्री। मैक्सिमम टाइम ऐसा हुआ है। तो क्या यह कहा जा सकता है कि जिस निराशा के दौर में इस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उस निराशा से बाहर निकाल सकती है प्रियंका गांधी की इस तरह की आक्रामकता? ये मान सकते हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर आज कोई पार्टी, चाहे क्षेत्रीय पार्टी है चाहे राष्ट्रीय पार्टी है, वो यदि उसका ग्राफ नीचे आ रहा है तो छोटे से लेकर के मिडिल ऑर्डर तक के और टॉप लेवल तक के जो लीडर हैं उनमें निश्चित रूप से निराशा आती है। मैं कार्यकर्ताओं की नहीं बात करूंगा, यहाँ मिडिल ऑर्डर और टॉप लेवल के जो लीडर है वो भी इस वक्त निराश हैं कि कहीं न कहीं लीडरशिप का जो एक असर होना चाहिए वो प्रॉपर उनको मिल नहीं पा रहा। ऐसी स्थिति में प्रियंका गांधी का इस घटना के दौरान वहां जाना निश्चित रूप से जान फूंकने से कम नहीं है। कार्यकर्ताओं को भी इससे एनर्जी मिलेगी और जो लीडरशिप में है, पदाधिकारी हैं, उनको भी निश्चित तौर पर इससे एनर्जी मिलेगी। खाली यूपी नहीं, से पूरे इंडिया के अंदर, पूरे देश के अंदर एक नई आशा की किरण जग रही है। अब देखते हैं ये आशा की किरण कितना दूरी तक जाएगी, ये भविष्य घर में छिपा हुआ है। इसको हो सकता है इस रूप से भी जोड़ा जाएगा अगले कुछ दिनों में कि प्रियंका गांधी जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती हैं। ये सारी भविष्य गर्व की बातें हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जिस प्रकार का उन्होंने स्टैंड लिया है वो एक अच्छी लीडरशिप के उनके मैच्योरिटी को दर्शाता है। अब ये पार्टी को तय करना है, कांग्रेस पार्टी का विषय है कि वो प्रियंका गांधी का किस प्रकार से उपयोग पार्टी हित में करती है। मैं एक बार श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी, कुछ अवसर होते हैं और ये आकस्मिक घटनाएं घटती हैं, उसको आप किस तरह से हैंडल कर पाते हैं? ये कोई राजनीतिक दल हो, एक तरह से कहें कि एक सियासी दाव कहा जा सकता है। ये अवसर के साथ में उसे बुनाने की अगर आप में जहमत है, आप में कुछ ऐसी स्थिति है कि वैसा मादा है कि आप इसे बुना सकते हैं। प्रियंका गांधी का भी उसी तरह से देखा जा रहा है। घटना ऐसी पहली नहीं है और आखिरी भी नहीं कही जा सकती है कि देखिए ये उसी तरह की स्थिति है कि आज अगर हम डिबेट में बैठे हुए हैं, किसी के मुंह में को शब्द नहीं डाल सकते, वो क्या ये रिएक्ट, अगर मैं विक्रम जी से कहूं कि आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, तो ये इनके अपने शब्द हैं। उसी तरह से प्रशासनिक की खामी ये हो सकती है कि जब वर्षों से ये चीजें चली आ रही तो इसे सॉर्ट आउट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि अचानक झगड़ा नहीं हुआ होगा वहां पे, उसकी डेप्थ में भी जाना चाहिए कि ऐसा क्यों। लेकिन अभी बीजेपी का यह कहना है कि ये तो सारी कुछ जड़ें तो कांग्रेस की बनाई हुई थी। नहीं, ये तो अलॉटमेंट तो कांग्रेस का किया हुआ था, बिल्कुल 1955 का। लेकिन योगेंद्र जी, यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज है, जब प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं या अपने सांसदों को संबोधित करते हैं तो कहते हैं कि हम उस व्यक्ति का सहयोग करेंगे जिसका कोई नहीं होता। अब यहाँ आदिवासी लोग 10 मरे हैं और कई घायल हुए हैं। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री की तरफ से, क्योंकि प्रधानमंत्री तो बहुत संवेदनशील हैं,
योगी जी गए ही नहीं वहां पर, कोई वहां का बड़ा प्रतिनिधि भी नहीं गया। तो आप तो जाना नहीं चाहते, आप ये कहते हैं कि हमारे शासन ने तो कार्रवाई कर दी, तीसरी हो गई, क्योंकि आपके पास अभी केंद्र का और राज्य का शासन है। लेकिन आने वाले समय में शासन रहेगा नहीं रहेगा ये निर्भर नहीं होता है। अब घटना हुई है कि घटना कोई कहता नहीं कि आप आइएगा। राजनीतिक पार्टी होती है, उनका धर्म होता है कि वो अपने उनके पीड़ित लोगों के पास जाकर के ढांढस बनाए और कहे कि हम आपके साथ हैं और सरकार ने आपके साथ अन्याय किया तो हम उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। सीधी सी तौर पर है, क्योंकि प्रियंका गांधी कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हैं और वहां की प्रभारी हैं, तो उनका दायित्व था कि वो तत्काल जाए। और राजनीति में जो जल्दी जाता है वो अगर मिले न मिले, वो ये आज ये मुद्दा नहीं है कि वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन एक संदेश जाता है इस बात का कि सरकार उस चीज को अब तक कुछ नहीं कर पाई होगी। तो निश्चित रूप से मैं मान के चलता हूं कि सरकार की सक्रियता बढ़ेगी और उस परिवार को न्याय नहीं मिला है तो न्याय भी मिलेगा, और पीड़ित जो भी है बढ़ती है उनको सुरक्षा मिलेगी और इलाज भी मिल पाएगा। ये सही बात है। अगर आप नहीं बोलोगे, नहीं करोगे तो सरकार धीमे धीमे चलती है। और अगर ये सब चीजें आ जाती है, अब कल पार्लियामेंट में जब इस बात की चर्चा होगी तो निश्चित रूप से गृह मंत्री को कोई ना कोई एक्शन लेकर के बताना पड़ेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या नहीं करेंगे, और आगे उस परिवार की सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार से हो। ये सारी चीज, ये श्रेय किसके पास जाएगा? फिर कांग्रेस के पास जाएगा। अब सत्ताधारी पार्टी ये नहीं कह सकती कि इन्होंने किया इसलिए हम करें, नहीं, क्योंकि जो चीज घटना घटी है उसके ऊपर अगर एक्शन हुआ है और पार्लियामेंट चल रही है तो निश्चित रूप से सारी मामला आएगा वहां पर, और कांग्रेस इस चीज को किसी न किसी माध्यम से सदन में रखने का प्रयास करेगी और सरकार को चुप रहने की बजाय बोलना पड़ेगा और सरकार को बताना पड़ेगा कि घटना के कारण किस कारण आपने क्यों निलंबित किए। इसका मतलब आपकी नेग्लिजेंस तो थी, इसलिए आप कांग्रेस के सकारात्मक रूप देखना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि राजनीति दल तो करेगा राजनीति, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि वो बैठी वहां पर धरना दिया। ऐसा भी नहीं कि उन्होंने डर करके कहा कि मैं आपने जमानत कराती, जमानत नहीं कराई। एक अच्छे लीडरशिप का यही तो कारण होता है कि आप उन लोगों के बीच में रात को बैठ जाओ, और लाइट नहीं तो भी बैठ जाओ, पानी नहीं है तो भी बैठ जाओ, एसपीजी आपके पास है तो भी आप रिएक्ट करो कि देखिएगा मैं आम नागरिक की तरह आपके साथ हूं और मैं ऐसा नहीं करूंगी कि कार्यकर्ताओं को तो मैं लाठी पड़वा दूं और मैं पीछे हट जाऊं। तो एक अच्छा संकेत माना जाना चाहिए। आज देखिएगा पूरे देश में, हमारे तो यहाँ कांग्रेस का शासन है तो यहाँ तो निश्चित रूप से बढ़ चढ़ के मंत्री तक बैठे हैं, जबकि मंत्रियों का ये दायित्व होता है कि वो इस प्रकार के धरने प्रदर्शन में बैठना नहीं चाहिए। ये नियम है। लेकिन मैं देख रहा था प्रताप सिंह खाचरियावास, रघु शर्मा, वो अपने आप को प्रदर्शित करने, मुख्यमंत्री जी भी बैठी हुई है हमारे यहाँ धरने पे। जब कश्मीर की एक घटना थी तो वसुंधरा राजे जी खुद भी बैठी थी, राजा रामदास जी पहले, इससे पहले वाले कार्यकाल के अंदर कलेक्ट्रेट के ऊपर ही नहीं बैठे थे। लेकिन आप इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि शासन जब आप दे रहे हो तो आपका दायित्व बनता है कि आप के लोग हैं, आपके बैठने से बहुत ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। आपके लोगों को कहो कि 1 लाख 2 लाख 50,000 जितना बड़ा धरना दे सके धरना दे, उसका संदेश जाता है। मंत्री के बैठने से संदेश नहीं जाता, मंत्री के बैठने से उसकी फोटो चली जाती है, छप जाता है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि क्योंकि प्रियंका गांधी का एक अच्छा सोच है, पार्टी को संजीवनी देने वाला सोच है, क्योंकि आज देखिएगा आज 75 दिन करीब हो गए, अभी तक कुछ निर्णय हुआ नहीं। अब क्योंकि बीजेपी भी कहती है, बीजेपी के भी प्रदेश अध्यक्ष का निर्णय हो नहीं पा रहा कि बैठ के बात। चलो, लेकिन हम वापस फिर राजस्थान में नहीं आना चाहते। मैं सोनभद्र और वहीं पे जो मूल मुद्दा है उसी पे जाना चाहूंगा। ये पार्टियों का आउटलुक है कि वो किसे भी बनाते हैं नहीं बनाते हैं, लेकिन मैं विक्रम जी एक बात जानना चाहता हूँ। बात केवल ये सोनभद्र की नहीं है कि 1955 से जमीन आवंटित की गई थी, एक सोसाइटी की गई थी, 55 से 89 तक रही, फिर उसके बाद में IAS के पास में चली गई। अब ये बीच में क्या पेच फंसा है? जो वहां के प्रमुख थे वो इसे खाली कराना चाह रहे थे, क्यों? विवाद पहला दिन का नहीं था, कहा भी जा रहा है लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। देखिए, बात केवल ये नहीं है कि जमीन किसके वक्त आवंटित हुई। आज अगर मैरियट होटल है और उस जमीन को आपकी सरकार के वक्त अलॉटमेंट हुआ, कल को कोई घटनाक्रम हो जाता है तो कांग्रेस सिर्फ यह आरोप लगाएगी कि ये तो बीजेपी के वक्त का अलॉटमेंट था, इस वजह से घटना हुई। घटने का अलॉटमेंट का इश्यू नहीं है। अगर कोई आदमी को सोसाइटी को जमीन लेगा तो अलॉटमेंट किसी सरकार के वक्त तो हो गई, लेकिन अभी जो स्थितियां वहां चल रही थी उसको प्रशासन भाप नहीं पाया। लोकल लेवल पे जो इंटेलिजेंस होनी चाहिए
वह नहीं भाप पाई कि आदिवासियों का मुद्दा है, अगर आदिवासियों के साथ कोई बात होती है, ये बाहुबली लोग हैं, तो ये मामला तूल पकड़ सकता है। यहां फेलियर पॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन का है, जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी योगी साहब की है। देखिए योगेश जी, जहां पे फेलियर की बात हुई, प्रशासन का जहां फेलियर था, तो प्रशासन को उस बात की सजा भी भुगतनी पड़ रही है कि इस विषय में अगर फेलियर रहे तो उन्हें सस्पेंड किया गया। लेकिन आप हर विषय पे राजनीतिकरण की बात करें, जनता कथनी और करनी चाहे कांग्रेस पार्टी की थी, वो पहले दिन से जनता देखती आ रही थी। आप कितना भी जाके घड़ियाली आंसू बहाने के प्रयास कीजिए, लोग आपकी मंशा को जब समझने लग जाते हैं। आप अगर देखें कि राफेल के मामले में कांग्रेस ने बहुत बोला था, कांग्रेस ने बहुत बोला था, नोटबंदी के मामले में कांग्रेस ने बहुत बोला था, जीएसटी के मामले में कांग्रेस ने बहुत बोला था, पूरे देश में एक माहौल खड़ा करने का प्रयास किया गया था। लेकिन देश की जनता फिर वहीं उनकी विचारधारा या उनकी सोच को जनता जानती थी, इसलिए किसी भी मुद्दे पे जनता ना तो उन पे विश्वास करना चाहती थी, ना विश्वास कर पाई, और ना उन पे उनके नेताओं पे भरोसा था, ना। लेकिन अभी क्या लगता है, प्रियंका गांधी का एक ड्रामा था ये सब वहां जाना? नहीं, निश्चित रूप से ड्रामा था। 4 दिन बाद में पता चलेगा कि प्रियंका जी भी कहीं और निकल चुके। आप एक मुद्दे पे जाते हैं और दूसरे मुद्दे पे आप बात भी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए लोग इस बात के मायने समझते हैं, और लोग इस बात को अच्छी तरह से जान चुके हैं कि आप एक जगह तो राजनीति करना चाह रहे हैं और दूसरे मुद्दे पे किसी पे बोलना भी नहीं चाहते या विचार नहीं रखना चाहते। तो इस वजह से लोग आपकी कथनी और करनी का अंतर देख रहे हैं, और इसी कथनी करनी के कारण ना तो आपकी अपनी जमीन तैयार हो पा रही है और ना लोगों में आप विश्वास बना पा रहे हैं। इस कारण भारतीय जनता पार्टी, वहां जो भी घटना हुई बहुत दुखद थी, लेकिन लोगों को फिर भी इस बात का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार निश्चित रूप से इस पे कोई ना कोई संवैधानिक फैसला करेंगे, और जो भी हुआ है अपराधी उनको दंड मिलेगा, और जो उचित मदद पीड़ितों को हो सकती है वो निश्चित रूप से उनकी होगी। लेकिन अभी तो ये कहा जा रहा है कि मोदी साहब बनारस से सांसद हैं और आसपास का एरिया है, वहां पे सरकार जो है वो भाजपा की है, लेकिन इसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन का वो एक्शन और रिएक्शन वैसा नहीं हो पाया। जब पता लगा कि अब इसका राजनीतिक रंग जमता जा रहा है, उसके बाद में आनन फानन में प्रशासन ने कार्रवाई की है। देखिए, घटना के तुरंत बाद में तुरंत जो रिलीफ मिल सकता था पीड़ितों को, चाहे चिकित्सा सुविधाएं हो, चाहे उनको सुरक्षा हो, चाहे उनको उनकी आर्थिक व्यवस्था हो, तो सरकार ने हर एक पहलू पे अपना जो काम एक सरकार के नाते एक संवेदनशील मुख्यमंत्री योगी जी जो कर सकते थे वो करने का प्रयास किया गया। और निश्चित रूप से आप आगे भी देखेंगे कि 29 गिरफ्तारियां हो गई हैं, और बाकी लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। जो मुख्य आरोपी प्रधान थे, उनके भतीजे हैं, उन सबको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सरकार अपना निश्चित रूप से काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी जो बीच में अपना जमीन तलाशने का या अपना राजनीतिक मुद्दा ढूंढने की असफल कोशिश कर रही है, निश्चित रूप से आप देखिए कि जनता इन बातों को देख भी रही है और समझ भी रही है, और लोकतंत्र में जनता फैसला करती है, तो आने समय में जनता फिर से एक बार फैसला करेगी कि कौन सही है और कौन गलत। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये पूरे घटनाक्रम को देख करके ऐसा लगता है कि कहीं कोई लेकुना रहा, या फिर कहें कि नेग्लिजेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है? निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस प्रकार की घटना हुई है और जितने लोग मरे हैं और जितने लोग घायल हुए हैं, जिस प्रकार प्रभावशाली परिवार ने, क्योंकि मुखिया ही अगर वहाँ का गांव का ही अगर सब कुछ घटना करे तो फिर अब कौन उसको बचाएगा। तो ये मैसेज कहा सकता है कि बीजेपी केवल ये कह करके कि हमने कार्रवाई की, नहीं, आपको बताना पड़ेगा। आपको ये कहने दें कि ये तो राजनीतिक जुमला है या राजनीतिकरण हो रहा है। आप क्योंकि शासन करने वाला व्यक्ति बचाव जब करता है जब आप पहले एक्शन ले लेते हैं। 10 लोग मर गए, इतने लोग घायल हो गए, आप कह रहे हो कि हम बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ किया। उन लोगों के बीच के जिसका आदिवासियों का तो कोई है नहीं, कोई वो भी प्रभावशाली लोग होते तो निश्चित कहा जा सकता है कि खूनी संघर्ष हुआ, दो हुआ। जो निहत्ते थे उनके पास कुछ था नहीं, क्योंकि उधर ही गोली किधर से चली, गोली तो इनकी तरफ से चली, प्रधान की तरफ से। तो इसलिए कहा जा सकता है कि बैक फुट पर है योगी जी को, क्योंकि वहां की विधानसभा में बताना पड़ेगा, यहाँ की लोकसभा में अमित शाह जी को बताना पड़ेगा कि वो पार्टी के अध्यक्ष और गृह मंत्री आज भी हैं। तो इसलिए उनको वहां बताना पड़ेगा कि हमारी पार्टी इतनी सक्षम होने के बावजूद भी इतनी बड़ी घटना घटी, 10 आदिवासी मरे और बाकी लोग पीड़ित हुए, आप 5 लाख रुपए दे दें तो उससे उनका परिवार का जो व्यक्ति चला गया वो तो वापस आने वाला नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये आने वाले समय में कोई न कोई ऐसा परिणाम देगा जो कि बीजेपी के लिए। लेकिन यहाँ एक चुनौती अब बीजेपी के सामने ये होगी, 12 विधानसभा सीट पे बाई इलेक्शन होना है अभी कमिंग डेज में, जब भी वो डिक्लेयर होता है वो, क्योंकि जो रिक्त सीटें हैं 12 सीट एक बड़ा आंकड़ा है, ऐसे हल्का नहीं है।
और बाई इलेक्शन का स्वाद पहले मोदी साहब के पहले कार्यकाल में, योगी साहब के इसी कार्यकाल में स्वाद बीजेपी के लिए अच्छा नहीं रहा, गोरखपुर हो चाहे दूसरी जगह हो, क्योंकि पार्लियामेंट चुनाव हारे, उपचुनाव। हाँ। तो निश्चित कहा जा सकता तो ये 12 सीट को देखते हुए कांग्रेस की आक्रामकता तो नहीं है? देखिए, राजनीतिक तो होगी निश्चित, अगर राजनीतिक दल है तो वो अपनी जमीन तलाशने जाता है, और क्योंकि चुनाव है, अब ये चुनाव तो तत्काल हो, कभी भी हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने में कराना होता है। तो ऐसी स्थिति में ये चीजें आप चुनावी संबंध में जाके कहेंगे ना कि हम आपके साथ ऐसे वक्त पे आते हैं जब कोई आता नहीं है। अब आप, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी ने आपके साथ न्याय नहीं किया, तो ये सारी बातें तो कांग्रेस के लिए, तो संगठन और कांग्रेस दोनों के लिए निश्चित रूप से संजीवनी का काम करेगी, उसमें दो राय नहीं। आने वाले समय में परिणाम भी कुछ इनके पक्ष में भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो कुल मिलाकर के कि सियासी पारा तो चढ़ना ही था जब घटनाक्रम इस तरह के हो और सामने किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, तो सामने वाला चुप कैसे बैठ सकता है? मैं आखिरी सवाल एक राजपुरोहित साहब आपसे पूछना चाहूंगा, थोड़ा शॉर्ट में बताइए। सामने बाई इलेक्शन आने वाले हैं, क्या एक वो वजह हो सकती है, या फिर हम ये तो मान के चल सकते हैं कि चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी या एसपी कोई भी पार्टी, बीएसपी कोई भी पार्टी हो, जब ऐसे घटनाक्रम होते हैं तो पार्टी के नेता कार्यकर्ता अक्सर जाते ही हैं? ये तो एक तरह से वो बात हो गई कि हम घर से निकल रहे हैं तो कुछ खरीदने के लिए निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम घूमने के लिए भी जा सकते हैं, हम किसी से मिलने भी जा सकते हैं। आज वहां घटना हुई है, उसको चुनाव से जोड़ करके देखना, जहां तक मेरा नजरिया है, नहीं होना चाहिए ऐसा। ये एक संवेदनशीलता बरती गई है कांग्रेस की नेत्री द्वारा, उनका दायित्व था और उनको जाना चाहिए। अब दूसरे नहीं जा पाए, ये उनका मलाल है। राजस्थान के अंदर सीएम अलवर गए थे, वहां का सीएम नहीं जा पाया, तो निश्चित रूप से कहीं खींच है और खींच को वो चुनाव की दृष्टि से उसको जोड़ करके जो कांग्रेस को फायदा हो सकता है उसको रोकने का एक प्रयास भर है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस घटना से कोई कांग्रेस को कोई ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि आज जनता वोट देती है, वो सरकार की पॉलिसी को लेकर देती है, उनके लीडरशिप के टैलेंट को देख करके देती है। लेकिन फिलहाल तो एक ये कह सकते हैं कि सियासी पारा चढ़ सकता है प्रियंका गांधी की इस उपस्थिति के साथ ही ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के एक निराशा का जो दौर जिससे गुजर रही है उत्तर प्रदेश में, उसमें थोड़ा सा ये संजीवनी का काम कर सकती है, ऊर्जा की तरह कार्यकर्ताओं में जान फूंक सकती है, ये माना जा सकता है। निश्चित तौर पर गई है तो जुड़ाव लोगों का होगा, झुकाव होगा, लेकिन हम उसको एक बहुत बड़े वोट तब्दील के रूप में नहीं देख सकते कि रातों रात इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, 1-आधा% का, ऐसा मुझे लगता नहीं है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और हम जो चर्चा कर रहे थे खास खबर में, और हम बता रहे थे कि प्रियंका गांधी के सोनभद्र में जाने के मायने क्या हो सकते हैं। प्रियंका ने कहा कि मुझे आदिवासियों से मिलना था, उनकी दुख और दर्द को समझना था, जिसमें मैं सफल हो पाई हूं। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ भी वहां जाएंगे और पूरे घटनाक्रम के जानकारी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का एक बार फिर, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।